हेलो एवरीवन, दिस इज पुरूज अनुचिया। हम कंप्लीट कर रहे हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की बुक, जिसकी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। बुक का नाम है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। आज का हमारा टॉपिक है स्वतंत्र निर्वाचन आयोग। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा रहने वाला है। क्लियर है? स्वतंत्र निर्वाचन आयोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए कई प्रयास किए गए। आप देख भी सकते हो फिलहाल कि चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए कई प्रयास किए गए। एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना इनमें सबसे महत्वपूर्ण कदम है। यानी कि अगर स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना कर दी जाए तो काफी हद तक चीजें जो हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष हो जाएंगी, जो चुनावों के संचालन और देखरेख के लिए बनाया गया है। क्या आप जानते हैं कि अनेक देशों में चुनाव कराने के लिए किसी स्वतंत्र मशीनरी का अभाव है? बहुत सारी कंट्रीज हैं। हम बात करते हैं अनुच्छेद 324(1) की, आर्टिकल 324(1). इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का और उन सभी निर्वाचकों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा, जिसे इस संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है। यानी मतलब क्या है कि 324(1) में कहा गया है कि जो संसद के चुनाव हो गए, राज्य के विधानसभाओं के चुनाव हो गए, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, इनके जितने भी चुनाव होंगे, इनके कौन कौन कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, है ना, इनका निर्वाचकों को किस तरीके से अधीक्षण किया जाएगा, निर्देशन किया जाएगा, क्या क्या करना है, किस तरीके से इनको कंट्रोल करना है, एक आयोग में निहित होगा। यानी सारा काम निर्वाचन का जो रहेगा वो किसका रहेगा? निर्वाचन आयोग का। सारा काम किसका रहेगा? निर्वाचन आयोग का। निर्वाचन आयोग किसके चुनाव कराएगी? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जितने एमएलए एमपीज, इनके चुनाव। ये कौन कराएगी? ये कराएगी निर्वाचन आयोग। इसका काम क्या होता है? निर्वाचन आयोग का। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के लिए मतदाता सूची तैयार कराने और चुनाव के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को देता है। कौन सा दे रहा है? आर्टिकल 324। इसके बारे में हमने देखा ना। तो आर्टिकल 324 ये निर्वाचन आयोग को आदेश देता है कि वो निर्वाचनों के लिए मतदाता की सूची तैयार करे कि जो है कौन कौन वोटर है, चुनाव का संचालन करना, अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण एक्सेट्रा, वो सारा काम निर्वाचन आयोग का है। और ये कौन सा आर्टिकल है? 324। संविधान के ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये निर्वाचन आयोग को चुनावों से संबंधित हर बात पर अंतिम निर्णय करने की भूमिका सौंपते हैं। यानी कि अगर कोई भी बात होती है निर्वाचनों से संबंधित, चुनाव से संबंधित, तो निर्वाचन आयोग का जो फैसला होगा वो अंतिम होगा। क्लियर? कि अगर कोई वाद विवाद होता है या कोई बात होती है, कुछ भी होता है, तो चुनाव आयोग जो फैसला लेगा वो ही अंतिम होगा। संविधान उसको इसकी पावर देता है उसके वर्ड्स में, क्योंकि अधीक्षण कर रहा है, निर्देशन कर रहा है, नियंत्रण कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। इन वर्ड्स का मतलब है कि उसको सारी पावर दे दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी संविधान की इस व्याख्या से सहमति व्यक्त की है। क्लियर? जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी इस व्याख्या से अपनी सहमति व्यक्त की है कि हाँ बिल्कुल ऐसे ऐसे जो है वो ये सही है। क्लियर? भारत के निर्वाचन आयोग की सहायता करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। यानी कि जो भारत का निर्वाचन आयोग है उसकी हेल्प करने के लिए कौन रहेगा? प्रत्येक स्टेट में एक मुख्य चुनाव निर्वाचन अधिकारी। चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग तो नहीं है, मुख्य निर्वाचन चुनाव अधिकारी या मुख्य निर्वाचन अधिकारी। निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए जिम्मेदार नहीं होता। बिल्कुल
स्थानीय निकाय के जैसे कि ग्राम पंचायत वगैरह हो गई, है ना, स्थानीय सरकार वगैरह जो होती हैं, उनके चुनावों के लिए नगर निगम वगैरह होगी तो ये निर्वाचन आयोग नहीं कराएगा उसको, जैसा कि हम स्थानीय सरकारों वाले अध्याय में पढ़ेंगे। हाँ, हम इसके बारे में देखेंगे। इसके लिए राज्यों में राज्य निर्वाचन आयुक्त तो होते हैं। इनके लिए क्या होते हैं राज्यों में? राज्य निर्वाचन आयुक्त। लेकिन राज्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं वो निर्वाचन आयोग से अलग कार्य करते हैं, यानी कि ये अलग स्वतंत्र निकाय है। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग इन दोनों में, मतलब निर्वाचन आयोग के अंडर में कार्य करता है क्या राज्य निर्वाचन आयोग, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो स्वतंत्र निकाय है और निर्वाचन आयोग जो है वो स्वतंत्र निकाय है। अलग अलग दोनों स्वतंत्र बॉडी हैं, एक दूसरे का कोई संबंध इनसे नहीं है, ये अधीन नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग इसका मतलब सेंट्रल निर्वाचन आयोग के अधीन होगा ऐसा नहीं है, वो दोनों ही स्वतंत्र है। इनमें से प्रत्येक का काम करने का अपना अलग दायरा है। भाई काम करने का दायरा ही अलग हो गया इन दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। भारत का निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय या बहुसदस्यीय भी हो सकता है। क्लियर? अभी इसमें 3 है, 2 चुनाव आयुक्त तो एक मुख्य चुनाव आयुक्त, ईसी एंड सीईसी, तो 2 ईसी और एक सीईसी ऐसे करके। तो 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था, यानी एक ही था निर्वाचन आयोग में, कोई कुछ वो नहीं था, वही सब कुछ डिसाइड करेगा जो भी। 1989 के आम चुनावों के ठीक पहले 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त कर इसे बहुसदस्यीय बना दिया गया। यानी 1989 तक क्या था कि जो चुनाव आयुक्त था वो एक सदस्य था, यानी एक ही चुनाव आयुक्त होता था निर्वाचन आयोग में। उसके बाद 1989 के जब आम चुनाव होने थे तो उससे जस्ट पहले जो है वो 2 सदस्य और जोड़ दिए गए, यानी कितने हो गए? 2 तो इलेक्शन कमीशन हो गए और एक क्या होता? चीफ इलेक्शन कमीशन हो गया 1989 के चुनावों के जस्ट पहले। तो इसे क्या किया गया? बहुसदस्यीय बना दिया गया। चुनावों के बाद उसे फिर एक सदस्यीय बना दिया गया। चुनाव हो गए, उसके बाद क्या किया कि बस एक सदस्य जो कि सीईसी है वही रह गया बस। यानी देखो 1989 तक क्या था? एक सदस्य है। उसके बाद क्या हुआ? 1999 के जो चुनाव होने थे उस टाइम पे क्या बना दिया गया? उसको 3 सदस्य बना दिया गया। उसके बाद जैसे चुनाव हो गए फिर दोबारा से उसको एक सदस्य बना दिया गया। 1993 में पुनः 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति हुई, यानी कि 4 साल बाद 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति हुई और निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय हो गया। यानी अब परमानेंटली क्या हो गया? निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय हो गया कि अब निर्वाचन आयोग जो है वो बहुसदस्यीय रहेगा, वो आज भी बहुसदस्यीय है। तब से यह बहुसदस्यीय बना हुआ है। शुरू में बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग को लेकर तरह तरह की शंकाएं थी कि किस तरीके से काम करेंगे, पार्शियलिटी रहेगी कि नहीं रहेगी, ये भीतर ही भीतर कोई गुटरगु करते रहेंगे या एक्सेट्रा, बहुत सारी बातें थी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों के बीच इस बात पर घोर मतभेद था कि किसको कितनी शक्ति प्राप्त है। इसका समाधान सर्वोच्च न्यायालय को करना पड़ा। भाई ये डाउट तो रहेगा ना कि भाई एक्चुअली क्या है कि मुख्य चुनाव आयुक्त है और 2 चुनाव आयुक्त है। चुनाव आयुक्त तो कुछ भी सजेस्ट कर रहे हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त तो सुन ही नहीं रहा, तो उनका तो होने ना होने का मतलब ही नहीं है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का फैसला किया। अब इस बात पर सामान्य सहमति है कि बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग ज्यादा उपयुक्त है, क्योंकि इससे आयोग की शक्तियों में साझेदारी हो गई और आयोग पहले से कहीं ज्यादा जवाबदेह बन गया है। भाई एक आदमी था और एक अब 3 आदमी हो गए, तो 3 आदमी तो अलग अलग तरीके से मतलब अपनी अपनी राय रखेंगे। भाई तीनों ही अच्छे खासे लोग होते हैं, ऐसा तो नहीं कि कोई भी उठा के पटक दिया बना दिया, तो अपनी राय वगैरह देते हैं इस संबंध में। और एक आदमी कोई डिसाइड कर सकता है, वो 3 आदमी मिलकर के डिसाइड कर रहे हैं, तो जवाबदेही भी बढ़ जाती है और इसकी शक्तियों की साझेदारी भी हो गई। एक जो है वो अकेला मिसयूज कर रहा है ऐसा नहीं है, 3 लोग हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त
निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता करता है। यानी कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, सीईसी, वो क्या करता है, इस निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता करता है। लेकिन अन्य दोनों निर्वाचन आयुक्तों की तुलना में उसे ज्यादा शक्तियां प्राप्त नहीं है। क्लियर है भाई? एक्चुअली क्या है कि पहले इस बात में विवाद था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, अगर वो चुनाव आयुक्तों की बातों को नहीं सुने, क्योंकि वो मुख्य है तो अपनी तरफ से फैसला ले सकता है, तो फिर वाद विवाद इसमें बढ़ जाएगा। फिर तो वो एक सदस्य और बहुत सदस्य में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, वो मिसयूज करेगा चीजों का। लेकिन अगर शक्तियां रहेंगी बराबर तो क्या करेंगे, तीनों बराबर फैसला कर सकेंगे। अगर कोई भी एक आदमी, अगर एक भी सदस्य अगर अपनी बात को रखेगा तो उसकी बात को माना जाएगा। क्लियर? एक सामूहिक संस्था के रूप में चुनाव संबंधी सभी निर्णय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य दो निर्वाचन आयुक्तों की शक्तियां समान हैं। यानी तीनों की शक्तियां समान है, सिर्फ नाम का अंतर है, पावर का अंतर नहीं है, एक्स्ट्रा पावर नहीं दी गई है। तो इसलिए मेनली ये बहुसदस्यीय, एक्चुअल में बहुसदस्यीय हो जाती है। अगर हम सीईसी को पावर दे देते तो फिर एक्चुअल में बहुसदस्यीय नहीं हो पाती, क्योंकि ये जो है ज्यादा पावर का उपयोग करता। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्श पर की जाती है। यानी कार्यपालिका जो होती है वो डिसाइड करेगी, यानी कि जो मंत्रिपरिषद जो होती है वो डिसाइड करेगी कि किसको बनाना है। राष्ट्रपति को वो चिट्ठी भेजेंगे, उसमें नाम लिख के भेजेंगे, इसको बना दो, राष्ट्रपति उसको बना देगा। ऐसे में संभव है कि सरकार के द्वारा किसी ऐसे हितैषी की नियुक्ति निर्वाचन आयोग में कर दी जाए कि चुनावों में सरकार का समर्थन करे। बिल्कुल पॉसिबल है इसमें, तो उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़े। अभी इन्होंने किया ही था पिछले आम चुनावों में, एक ने इस्तीफा दे दिया था, वो जो सरदार जी थे, कौन थे, और नाम ध्यान नहीं है मुझे उनके दोनों के, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त वो अपनी मर्जी से चुन लिया गया। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि चुनावों में वो सरकारों की मदद करें, ऑब्वियसली कर ही सकते हैं। कई लोगों की जो है कैंडिडेट जो खड़े हुए थे उनको रद्द किया गया कि इलीगल है, वो इलीगल के सेंस मतलब अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट लीगल, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार वो कानूनी रूप से सही नहीं है, किया गया ऐसा। आई थिंक इंदौर वगैरह की सीट और बनारस वगैरह की सीट वगैरह, गुजरात में भी एक दो सीट थी, उड़ीसा वगैरह में भी तो हुई थी छेड़छाड़ इस चीज़ को लेके, तो एलिगेशंस लगे थे इस बात के, है ना। तो ऐसे में संभव है कि सरकार किसी अपने हितैषी को चुन ले जो उसके चुनावों में समर्थन करे। इस शंका के चलते अनेक लोगों ने इस प्रक्रिया को बदलने का सुझाव दिया। एक्चुअली मांग की थी कि देखो, एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, एक विपक्ष होना चाहिए और एक प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए और एक विपक्ष होना चाहिए। विपक्ष को क्या कहेंगे पता नहीं, लिख देते हैं, बाद में देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई होना चाहिए, एक पीएम और एक विपक्ष। उन्होंने उसको हटा दिया, बोले विपक्ष नहीं रहेगा, या फिर विपक्ष रहेगा, सीजीआई नहीं रहेगा, है ना। एक पीएम रहेगा और इसके साथ का कोई सलाहकार के सेंस कोई भी मंत्री वगैरह। तो दो जो हो गए वो वर्किंग गवर्नमेंट के हो गए भाई, पीएम और उसका एक आदमी हो गया वर्किंग गवर्नमेंट के, एक जो है वो विपक्ष का हो गया। चुना जाएगा बहुमत से, तो बहुमत इसको डायरेक्टली मिल रहा है, तो इसके साथ छेड़छाड़ हुई है, सीधी सी बात है ना। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के से जज को इसको अलग कर दिया, सीजीआई को इसको, आई थिंक, है ना। मैं एक बार देख लूंगा, आई थिंक वही अलग किया गया। उनका सुझाव है इसके लिए एक भिन्न प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति में विपक्ष के नेता भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना जरूरी होना चाहिए। बिल्कुल, सीजीआई और विपक्ष का नेता और एक पीएम हो गए, तो ये दोनों परामर्श करेंगे, चलो ठीक है। विपक्ष का नेता जो है वो सरकार वाले को नहीं करे, लेकिन जो सीजीआई है वो तो वो कर सकता है ना, वो देखेगा उसको ये सही है कि नहीं है। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं छोड़ा, तो इसमें क्लियर है, धांधली है। अब एलिगेशंस बोलो या कुछ भी बोलो, कोई मतलब नहीं उस चीज़ का, है ना, क्योंकि मंशा ठीक नहीं थी इस चीज़ को लेके।
संविधान मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा देता है। संविधान क्या करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा देता है कि ये कितने टाइम तक के रहेंगे, कैसे रहेंगे। तो उन्हें 6 वर्षों के लिए या 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले खत्म होगा, के लिए नियुक्त किया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। यानी चीफ इलेक्शन कमीशन जो होता है उसका कार्यकाल फिनिश हो उससे पहले भी राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, पर इसके लिए संसद के दोनों सदनों को विशेष बहुमत से क्या करना होगा? एक प्रतिवेदन जो है राष्ट्रपति को भेजना होगा। यानी कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसके क्या करता है? राष्ट्रपति हटा सकता है, लेकिन हटाएगा कब? कि जब दोनों सदनों से एक प्रतिवेदन पास हो जाएगा, या एक दोनों सदनों से उस चीज को लेके एक क्या बोलते हैं, वो बिल पारित हो जाएगा, या फिर बिल तो नहीं कह सकते कि हाँ इसको हटाना है, वो पारित हो जाएगा। ठीक है, तो उस रिगार्डिंग एक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को भेज दिया जाएगा। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि कोई भी सरकार उस मुख्य निर्वाचन आयुक्त को ना हटा सके जो चुनावों में उसकी तरफदारी करने से मना करे, यानी इजीली किसी को नहीं हटा सके। हाँ, लेकिन प्रेशर डाल के उस पर इस्तीफा दिलवा सकते हैं कि चल भाई इस्तीफा देने का लिहाज है, इट क्वाइट पॉसिबल। ओके, निर्वाचन आयुक्तों को भारत का राष्ट्रपति हटा सकता है। क्लियर? विशेष बहुमत, इसको देख लेते हैं, इसको क्यों छोड़े। विशेष बहुमत का अर्थ क्या है? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, यानी कि 66%। सदन की कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत। क्लियर? मान लीजिए कि आपको अपनी कक्षा में विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पास करना है, तो कल्पना करें कि आपकी कक्षा में कितने स्टूडेंट है? 75, लेकिन मतदान के लिए केवल 51 विद्यार्थी उपस्थित हैं और उनमें केवल 50 ने ही मतदान में भाग लिया। इस परिस्थिति में आप कब कह सकेंगे कि प्रस्ताव विशेष बहुमत से पास हो गया? इस पुस्तक के कम से कम 3 अध्यायों में आपको विशेष बहुमत का उल्लेख मिलेगा। एक तो कार्यपालिका से संबंधित अगले ही अध्याय में है जहां राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख किया गया है। अन्य उन 2 स्थानों को ढूंढें जहां पर विशेष बहुमत की चर्चा की गई है। ठीक है, फाइंड आउट। चलिए आगे देखते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग के पास काफी सारे काम हैं। भाई ऑब्वियसली एक आयोग अलग से बनाया गया तो बहुत सारे काम है। वो क्या करता है? वो मतदाता सूचियों को नया करने के काम की देखरेख करता है कि कौन कौन से कैंडिडेट नए जुड़े हैं, अगर किसी की डेथ हो गई तो उनको भी अलग करना है। पूरा प्रयास करता है कि मतदाता सूचियों में गलतियां ना हो। भाई इस बात का तो भाई प्रयास किया जाएगा, अर्थात पंजीकृत मतदाताओं के नाम ना छूट जाएं और ना ही उसमें ऐसे लोगों के नाम हो जो मतदान के अयोग्य हों या जीवित ही ना हो। इस बात का ध्यान रखता है निर्वाचन आयोग पूरी तरह से। क्लियर? ऐसा करेंगे, ये अगली वीडियो में करेंगे, है ना। ये काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, 2 पार्ट्स में तो भी बढ़ जाएगा। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आगे हम फिर आएंगे आपके लिए एक नई वीडियो लेकर जिसमें हम करेंगे भारत के निर्वाचन आयोग के पास जो काम है उनके कार्य। क्लियर? तब तक के लिए थैंक यू।